एवरीवन, जय हिंद। आज है 14th ऑफ February और आज है वसंत पंचमी। सबसे पहले तो आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ लिए थे, इसका रिवीजन यदि हम करें तो आप सभी जानते हैं कि चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने जा रहे हैं असम में, जिसका जो मस्कट लॉन्च हुआ अष्टलक्ष्मी है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चाइना ने क्विनलिंग स्टेशन लॉन्च किया है। एडीबी में भारत के नए निदेशक के रूप में मियो ओका की नियुक्ति की गई है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हरा करके। अभी दो कंट्रीज है, पापुआ न्यू गिनी और फिजी, इन दोनों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन दिल्ली में किया गया प्रगति मैदान में। टाटा ट्रस्ट ने भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया है मुंबई में। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड हार्दिक सिंह, शुभमन गिल ने मोहम्मद शमी ने जीता है। और दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग जो नेक्स्ट ईयर 2025 में होगी और इसे होस्ट करेगा भारत। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये इवेंट एंड समिट का सवाल है। ये आयोजित किया गया है दुबई में। 12 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन होना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समिट को संबोधित करने वाले हैं। भारत, तुर्की और कतर इस शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में शामिल है, जिसकी थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना। अब यदि मैं भारत के नक्शे में यूएई की लोकेशन देखूं, इसकी कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी और यहीं पर इसका जो शहर है दुबई। दुबई में आप रिलेट कर सकते हैं आईसीसी का हेडक्वार्टर, और अबू धाबी से ये रिलेट कर सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली जो है अपना पहला ब्रांच यहीं पर ओपन करने जा रहा है, यानी कि भारत के बाहर इसका पहला ब्रांच। करेंसी दिरहम। यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयाद अल निहान, प्रधानमंत्री हो जाएंगे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि कोप 28 जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो बैठक होती है 2023 की बैठक इसी यूएई में आयोजित की गई। बल्कि इस साल के एडिशन को आप रिलेट करें कोप 29 जो 2024 में होना है, इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इसे अजरबैजान ये होस्ट करने जा रही है। अब ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो G20 आप रिलेट कर सकते हैं दिल्ली से। इसके अलावा रायसीना डायलॉग जो कि हर साल दिल्ली में ही आयोजित होता है। लास्ट टाइम जो हुआ था मुख्य अतिथि के रूप में इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी शामिल हुई थी। कजान रशिया में क्या आयोजित होना है? इस साल का जो ब्रिक्स समिट है 2024 का, ये होस्ट होगा। कंपाला युगांडा से आप रिलेट कर सकते हैं। नॉन अलाइड मूवमेंट, इसके लिए जो समिट है कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। भारत को रिप्रेजेंट किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने पहले भी बताया था कि सरोजिनी नायडू जी की स्मृति में 13 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी कि 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था। इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला ये दो नामों से जाना जाता है। देखिए, भारत कोकिला है तो ये तो सरोजिनी नायडू जी है, लेकिन यदि स्वर कोकिला लिखा रहता तब ये होता लता मंगेशकर जी। ठीक है, इन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था। ये 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी और अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। वैसे मैं कहूं तो एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला में आपको सरोजिनी नायडू जी का नाम याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को भी इन्होंने लीड किया। आप ये जरूर याद रखें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी के सम्मान में मनाया जाता है 13 फरवरी को। 10 फरवरी को मनाया गया है दलहन दिवस, पल्सेस डे। कैंसर डे ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका आएगा 2 फरवरी को। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो जिस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1945 में यूनाइटेड नेशंस रेडियो से पहली बार प्रसारण हुआ था। इसका उद्देश्य है रेडियो को बढ़ावा देना, साथ ही इसके उपयोग के लिए लोगों को अवेयर करना। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा 2011 में की गई थी। 2012 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यह दिवस मनाया जा रहा है। अगला सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कतर के द्वारा 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कतर के अलग अलग जेलों में कैद रखा गया इन्हें, और इसके बाद उन्हें मौत की सजा दी गई। हालांकि भारत की अपील करने पर यह मौत की सजा कम होकर के क्या हो गई थी? नॉर्मल इसे सजा में कन्वर्ट कर दिया गया था, मतलब कैद में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि अभी हाल ही में इसी कतर देश ने गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को रिहा कर दिया है, जिन्हें पहले मौत की सजा दी गई और मौत की सजा बाद में माफ की गई थी। तो आंसर इसका कतर हो जाएगा। 12 फरवरी को ये भारत लौट भी आए हैं। ये कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, फांसी की सजा सुनाई गई, बाद में वहां की अदालत ने ये कम कर दी थी। तो ये यही की न्यूज है। कतर जिसकी कैपिटल दोहा है, और इसी कतर के पास अभी आप जस्ट देखिए हमने यूएई की लोकेशन देखी थी और यहीं पर कतर है। पर्शियन गल्फ के पास ये कतर है जिसकी कैपिटल हो जाएगी दोहा। करेंसी कतरी रियाल। यहाँ के जो अमीर मतलब यहाँ के जो शासक है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इस देश का प्रमुख और मुख्य कार्यकारी ना ये अमीर ही होता है।
और यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी है, ये सरकार का प्रमुख होता है। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। कतर में देखा जाए तो 8 लाख भारतीय रहते और काम करते हैं। कतर का सबसे बड़ा मतलब भारतीय समुदाय है जो कि सबसे बड़ा प्रवासी है। यही कतर है जिसने की फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी की थी, जिसमें कि विजेता रहा था अर्जेंटीना फ्रांस को हरा करके। ऑप्शन से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप मैप में देखें तो यही कहीं आप मैप में देख पा रहे हैं कुवैत की लोकेशन। कुवैत से क्या करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि कुवैत के जो अमीर थे शेख नवाब अल अहमद, इनका निधन हुआ था अभी कुछ समय पहले ही। तो भारत ने राष्ट्रीय शोक मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज है जो कि वो आधा झुका दिया था। कुवैत में तो 40 दिन का शोक लगा था। फिर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत के दौरे पर आए थे, ये रिलेट कर सकते हैं। और सऊदी अरब से यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सलमान, इनका नाम रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब इसके तहत स्टूडेंट के लिए जो नई आईडी लॉन्च की गई है, इसका नाम हो जाएगा अपार। यहां पर अपार की फुल फॉर्म बनती है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो इस अपार आईडी को लॉन्च किया गया है, इससे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और स्टूडेंट को स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन जैसी सुविधाओं के साथ ही स्टूडेंट अपना रिकॉर्ड एक साथ रखने में इन्हें आसानी होगी। 12 नंबर का यूनिक कोड होगा। ये एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री या एडू लॉकर कह सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि आपका जो डिजी लॉकर होता है जिस पर अपने डॉक्यूमेंट या फिर कुछ लॉकर अपने बैंक में भी देखे होंगे, उसी तरह का ये एजू लॉकर है, जिससे एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी इस 12 नंबर के यूनिक कोड के माध्यम से ओपन हो सकेगी। पूरी तरह से आधार कार्ड की तरह ही वर्क करेगा। अब यदि मैं बात करूं संभव पोर्टल की, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था। नीतीश ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कि पूर्व आपातकालीन सूचना के लिए लॉन्च किया गया। गृह मंत्रालय ने माया नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम स्वीकारा है अभी, तो माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है हाल ही में उषा किरण खान का निधन हुआ है, ये थी कौन? तो ये एक प्रसिद्ध, माफ कीजिएगा, तो ये एक प्रसिद्ध लेखिका रही है, पद्मश्री प्रोफेसर उषा खान, उषा किरण खान। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मैथिली में कई दर्जनों उपन्यास और कहानियां लिखी हैं और इसमें लेखन में इनका दूबधान ये काफी ज्यादा चर्चे में रहा है। 2015 में इन्हें भारत सरकार के चौथे हाईएस्ट सिविल ऑनर पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना नाम बदल करके पाई प्लेटफॉर्म किया है? तो अभी विवादों में भी था, ये है पेटीएम। पेटीएम को देखिए इसका आरबीआई ने मना कर दिया, मतलब आगे ये एक्टिव नहीं रहेगा अप्रैल के बाद से। तो आरबीआई ने अभी बैन किया था पेटीएम को। अभी कुछ तमाम विवादों के बाद से पेटीएम जो ई कॉमर्स है इसने अपना नाम बदल करके पाई प्लेटफॉर्म रखने की घोषणा करी है। पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की। नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला सवाल है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के जो पहले गेंदबाज हैं, तीनों फॉर्मेट यानी कि वनडे, T20 और टेस्ट, ये हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद शमी से आप रिलेट करेंगे तो अर्जुन अवार्ड रिलेट कर सकते हैं और लास्ट आईपीएल में पर्पल कैप इनसे रिलेट कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका से बिलोंग करने वाले क्रिकेटर हो जाएंगे कगिसो रबाडा। आईपीएल के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी है। शुभमन गिल गुजरात टाइटंस का इन्हें कैप्टन बनाया गया है। गूगल में टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट में शामिल इकलौते भारतीय शुभमन गिल ही है। अगला सवाल है केपीपी नामवियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन को, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन, इनके नवाचार के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी 1969 फॉर्मेशन ईयर बैंगलोर कर्नाटक हेडक्वार्टर, इसके संस्थापक रहे थे विक्रम अम्बलाल साराभाई। इसरो से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन है ये सफलतापूर्वक लैंड कर गया था 23 अगस्त 2023 को, और इसलिए 23 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। आप रिलेट कर सकते हैं इसका आदित्य L1 मिशन, जो कि सितंबर के महीने में लॉन्च किया गया है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि सोलर स्टडी के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए इस मिशन का नाम क्या है? तो याद रखें ये हो जाएगा आदित्य L1। गगनयान मिशन पर भी ये कार्य कर रहा है और व्योम मित्र अर्धमानव रोबोट यहां से आप रिलेट कर सकते हैं। शिवा शंकरी जो है ना, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान 2022 की विजेता शिवा शंकरी है। इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। जबकि मैं बात करूं व्यास सम्मान की, तो व्यास सम्मान 2023 का जो मिला है पुष्पा भारती को, इनकी रचना यादें 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 के लिए। और असम वैभव अवार्ड 2023 का जो प्रदान किया जाएगा ये रंजन गोगोई जी को मिलेगा, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के। अगला सवाल है दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक जो बनी है, इनका नाम हो जाएगा सिंधु गणपति। सिंधु सुश्री गणपति का रेलवे में करियर 2003 में शुरू हुआ, जब वे सहायक के रूप में कार्य करती थी, शामिल हुई थी, और अभी इन्हें ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक है जो कि बनाया गया है। अभी सीजीपीएससी में सवाल पूछा गया था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? नीना सिंह बनी है। अभी सियाचिन में तैनाती वाली पहली ये जो डॉक्टर बनी है गीतिका कौल,
सियाचिन ग्लेशियर में नियुक्ति की गई, इनके बारे में मैंने आपको बताया था हालांकि। और यदि मैं बात करूं जया वर्मा सिन्हा की, तो ये भी पहली महिला है। किसकी पहली महिला? रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष। कुछ स्टैटिक जीके का हम रिविजन कर लेते हैं। अर्थशास्त्र ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। जय जवान जय किसान ये नारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो सचिदानंद सिन्हा थे। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। देखिए ऊपर में है इंदिरा कॉल, नीचे में है इंदिरा पॉइंट। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। सूर्योदय का देश जापान। और ये क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अभी मैंने बताया भी आज की वीडियो में, ये 8 मार्च को हो जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास कहां किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, असम में। आज का सवाल है भारत के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।